तो मैं आज अगेन डिस्कस सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं तेंगी को उसने अपनी स्वॉर्ड को अच्छी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर एल्डर तेंताई वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि तेंगी ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद तेंगी उन्हें ग्रीड करता है और उसे थैंक यू बोलता है। तभी हमें दिखाई जाती है ज़ेनियर, जो कि बोल रही होती है कि आखिरकार ग्रैंडफादर उसको कर्ज क्यों दे रहे हैं और तेंगी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे अप्रिशिएट कर रहा है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा होपलेस है। जिसके बाद हम देखते हैं सीनियर एल्डर तेंताई को उस स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं और उसको टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड एकदम से हिलती है और तेंगी के पीछे आ जाती है, जो कि उसको छूने नहीं दे रही होती है। तभी ये चीज देखकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और बोल रहे थे कि क्या तुम मुझे अपने आप को छूने नहीं दोगे? ठीक है, तो मैं भी जबरदस्ती तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करूंगा। जिसके बाद ये चीज बोल के वो उसी बोट पर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगी उस स्वॉर्ड को अपनी स्टोरेज रिंग में रखकर उसी बोट के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा उन्हीं दोनों डिसाइपल्स को वहां से भेज देता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी भी उस बोट पर आ चुका होता है। जिसके आते ही वो सीनियर तेंगी को ग्रीट करने लगता है। तभी ये चीज देख के ज़ेनियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी तेंगी भी बोलता है कि सीनियर आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके बाद वो सीनियर से बोलता है कि आज से 4 साल पहले तुमने ही सेक्ट लीडर को कहा था कि मैं क्योंगसांग सिटी का प्रोटेक्शन कर सकूं। जिसके बाद मुझे वहां में रुकने का मौका मिला था और साथ ही मैंने वहां पर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वेपन के बारे में, टाइम एंड स्पेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की, मतलब उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा स्टडी की, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और साथ ही मैं फाइनली इंटरमेडिकल लेवल पर पहुंच चुका हूं। जिसे सुनकर तेंगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर वहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम इतने शुक्रिया मुझे मत करो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ पर और हंसने लगता है। तभी वो मास्टर बोलता है कि तेंगी मैं जानता हूँ कि सेक्ट लीडर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तुम आज से मुझे अपना अंकल कह सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनियर को। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या अगर वो भी मेरी तरह सेम अंकल बोलेगा तो ये दोनों हम दोनों एक ही तरह का टाइटल हैंड करेंगे, मतलब वो दोनों एक तरह से भाई बहन हो जाएंगे। तो वो बोल रही थी कि अगर ऐसा ही हुआ ये तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद वो मन ही मन बोल रहे थे कि क्या मेरे अंकल सच में पागल हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं थैंक यू को वो उस एल्डर को बोलते हैं कि ठीक है जैसा आप बोलो, मैं आज से आपको अंकल बोलूंगा और उसको ग्रीट करता है। तो भी वो एल्डर बोलते हैं कि तुम्हें अब इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनियर को। वो मन ही मन सोच रहे थे कि क्या मैं तेंगी को अट्रैक्ट करती हूँ या मैं उससे अट्रैक्ट होती हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कभी शादी करेगा या फिर हमारी कोई भी बात होगी। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जाते जाते वो सोच रही थी कि क्या वो मुझसे कभी प्यार भी कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगी और ज़ेनियर को, जो कि वहाँ पर अपने मेरिटोरियस डोजो के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्क्रोल से ज़ेनियर, मेंगे और सियाओ तीनों वहां पर आ चुके होते हैं। जहां पर मेंगे बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और बोल रही थी कि थैंक यू, मैं सोल रिफाइन रिंग के ग्रेट परफेक्शन लेवल पर एंटर हो चुकी हूँ और साथ ही मैंने सोल रिंग के बैरियर को भी टच कर लिया है। जिसके बाद सियाओ और जियान दोनों भी बोलते हैं कि हमने भी सेम लेवल अचीव कर लिया है। जिसके बाद जियान जाकर सीधा तेंगू के गले मिल जाती है और बोलती है कि बिग ब्रदर क्या मैं सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ? जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम सभी बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। जिसके बाद वो मेंगे के पास आती है और उसको भी हक कर लेती है। तो मेंगे उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारा हमेशा का है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा नोटी हो चुकी हो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगी को। वो उनको बोल रहा होता है कि आज से 6 महीने बाद 10 मेरिटोरियस कंपटीशन है, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और फेरी वैली पर हमें जाना चाहिए ताकि हम मिस बिंग का इंतजार कर सके और बाकी हमारे जितने भी क्लासमेट है उन सबका इंतजार कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारी इस बात के लिए मान जाते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। तभी हमें सीन दूसरी साइड दिखाया जाता है जहां पर उसी स्क्रॉल के अंदर से बहुत सारे डिसाइपल्स आ गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि तेंगी, ज़ेनियर और सभी वहां पर आ चुके होते हैं, जिसे देखकर सारे डिसाइपल तेंगी को ग्रीट करते हैं। तभी तेंगी सभी को बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रॉक्सियो को देखता है और बोल रहा होता है कि इसने तो सोल रिफाइन रिंग के ग्रेट परफेक्शन लेवल को भी रीच कर लिया है। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि ये यूकिन की यंगर सिस्टर है, तो मैं इसे किसी तरह की स्किल्स देने की गलती नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे कोई स्किल्स नहीं दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ चीजें सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग और उसकी बड़ी सिस्टर और साथ ही सेकंड एल्डर वहां पर आ चुके होते हैं, जिसे देख वो सारे के सारे ग्रेट करते हैं। जिसके बाद मिस बिंग बोलती है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगी नोटिस करता है कि मिस बिंग सोल रिफाइन रिंग के 8th लेवल को रीच कर ली होती है और बोल रहा होता है कि मेरी डिसाइपल तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हम देखते हैं कि वो सुजैन को भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये डिवाइन सोल रिंग के ग्रेट परफेक्शन लेवल को भी रीच कर चुकी है, सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है,
मैंने इसको जो स्किल्स दी थी इसने बहुत ही कम समय में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है। जिसके बाद वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस विंग को। वो आगे आती है और बोलती है कि कल 10 मेलोडियस कंपटीशन है, इसलिए आप सब तैयार हो जाओ और हमारे पास अब इतना समय नहीं बचा कि हम यहाँ पर कुछ डिसीजन करें, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ डिसीजन कर रखा है। इसलिए अब जो भी इंटरनल कंपटीशन था उसको मैंने कैंसिल कर दिया है। और साथ ही वो कुछ डिसाइपल्स का नाम लेती है जिसके अंदर तेंग्यू, मेंगे, हुआंगफू, लुआन और रुओक्सिया थी। जिसके बाद वो बोलती है कि जिसका नाम लिए वो सब आगे आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे डिसाइपल्स आगे चले जाते हैं और साथ ही उन सारे डिसाइपल्स को बोलती है जो पीछे होती है कि तुम सब अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे डिसाइपल्स के कहने पर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस पिंग को दिखाया जाता है जो कि आगे आती है और बोलती है कि हुआंगफू और मेंगे की स्ट्रेंथ को तो मैं जानती हूँ और मुझे तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट है। जिसके बाद वो लुआन और रुओक्सिया की तरफ भी देखती है और बोल रही होती है कि इस कॉम्पिटिशन के अंदर चाहे कितना भी बड़ा जीनियस तुम्हारे सामने आ जाए तो वो उसे हारना नहीं है और कैसे भी करके जीतना है। तुम्हें 9 मेरिटोरियस लाइनअप को आगे बढ़ाना है। जिसके बाद वो भी उनकी बात मान लेते हैं। तभी मिस विंग तेंग्यू की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना जो कि तुमने सेक्ट लीडर से किया है। जिसके बाद तेंग्यू से बोलता है कि चीफ अब इस पर छोड़ दीजिए, मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा और फर्स्ट रैंक हासिल करके सबको दिखा दूंगा। जिसके बाद मिस बिंग भी उसकी बात मान लेती है और बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको कुछ और बताने लगती है और बोल रही होती है कि तुम्हें जिस तरह के अभी हालात दिख रहे हैं, करंट सिचुएशन, सेक्ट लीडर चाहते थे कि सारे 9 मेरिटोरियस एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन कुछ चीफ्स और कुछ एल्डर्स नहीं चाहते थे, इसलिए ये हमेशा अनसक्सेसफुल रहा और किसी भी लीडर ने आज तक सारे लाइनअप को एक साथ नहीं जोड़ पाए। जो इस बार का मेरिटोरियस लाइनअप हमारा ये सीधा हमारे सेक्ट लीडर ने कंसिडर किया है। अगर ये कंपटीशन हम हार गए तो हमारे सेक्ट लीडर की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए तुम अपना बेस्ट देना और कोशिश करना कि तुम अपने सेक्ट लीडर को कभी भी एम्बैरेसिंग फील ना करवाओ। जिसके बाद सारे डिसाइबल उसकी बात मान लेते हैं। तभी हम देखते हैं सुजैन आगे आती है और बोलती है कि सिर्फ यही बात नहीं है, अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो और फर्स्ट रैंकिंग हासिल करते हो तो चारों तरफ हमारी ही लाइनअप की वाहवाही होगी और हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा डिसाइपल हमारे लाइनअप को ज्वाइन करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जिसके बाद सारे डिसाइपल्स की बातें ढंग से सुन रहे होते हैं और गौर भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी सुजैन को भी थैंक यू करते हैं ये सब कुछ बताने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है मिस बिंग जो कि इस कंपटीशन के बारे में उन्हें अच्छी तरह से डिटेल देती है और बोलती है कि इस बार का जो कंपटीशन होगा वो गॉड्स के बैटल फील्ड पर लड़ा जाएगा और उसके बारे में और अच्छी तरह से डिटेल देती है। जिसे सुनकर तेंग्यू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि गॉड्स के बैटल फील्ड पर लड़ा जाएगा और वो कुछ चीज़ें सोचने लगता है और बोलता है जो मेरे सर्वेंट ने मुझे कुछ क्लू दिए थे वो शायद वहीं पर मिलेंगे। जिसके बाद वो मिस बिंग की बात टालते हुए बोलता है कि मिस बिंग मुझे माफ़ करना कि मैं बीच में बोल रहा हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि हमने इटर्नल लैंड ट्रायल के अंदर मोटो सेट से दुश्मनी की थी और साथ ही सोल इमोर्टल पैलेस से भी हमारी दुश्मनी है, तो अगर हम इस बैटल फील्ड में हम लड़ाई करेंगे तो हमारे और भी डिसाइपल्स मारे जाएंगे और इसका बहुत ही बड़ा भुगताना किया जा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स वहाँ पर इस तरह की बातें सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को, वो वहाँ पर कुछ सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ज़्यानर भी तेंग्यू की बात मानते हुए बोलती है कि चीफ तेंग्यू बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर हमने इसी तरह गॉड्स के बैटल फील्ड्स पर लड़ाई की तो हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है और साथ ही उस गॉड्स के बैटल फील्ड के अंदर 3 गॉड के ट्रेजर्स हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता अब हम क्या चीज़ गवाए, लेकिन हमें ये बैटल करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या 3 ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डिवाइन गॉड्स के हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग उनके बारे में बताने लगती है और बोलती है कि जो फर्स्ट ट्रेजर है उसका नाम है डीमन सप्रेसिंग गॉड टावर और जो सेकंड है वो है लाइफ ऑफ ट्री। जिसके बाद वो बोलती है कि थर्ड एंसेंट का इनहेरिटेंस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी बारे में और भी अच्छी तरह से डिटेल देती है और बोलती है कि जो इविल गॉड था वो हेवनली पनिशमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसलिए वो इन्हीं ट्रेजर्स को पाना चाहता है, लेकिन उसके मरने के बाद वो सारे ट्रेजर्स यहीं पर रह गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू इसके बारे में कुछ चीज़ें सोच रहा होता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।